नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वाला जो सेशन है आपका, आप सभी को पता होगा, थंबनेल के माध्यम से आप सब लोग देख ही चुके होंगे कि एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी पर हम बात करेंगे। कीड़े मकोड़े के बारे में जानकारी लेंगे कि कीड़े क्या हैं, कैसे कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यदि हमारी फसल कोई नुकसान में जा रही हो तो हम उसको कैसे बचाएंगे, बचाने के लिए हम कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे या कौन से टूल्स प्रयोग करेंगे, ये सब इसमें इसी विषय में मिलेगा। या कोई ऐसी अच्छी पुस्तक जो संबंधित है वो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग रूबरू होंगे, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ये पहला क्लास आपको एंटोमोलॉजी का है, डेमो क्लास के रूप में मिल रहा है। इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर के 3 डेमो ऑलरेडी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, और हॉर्टिकल्चर कल्याण बैच में कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी क्लासेस होनी थी एमसीक्यू टाइप में हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो जो बच्चे अभी भी कल्याण बैच से नहीं जुड़े हैं वो एक बार डेमो जरूर देखें और बैच की क्वालिटी को पहचानें। एमसीक्यू आपको हर जगह मिल जाएंगे, परंतु क्वालिटेटिव कंटेंट कहाँ मिलेगा ये आपको तय करना है, क्योंकि ये वक्त जो है बर्बाद करने का नहीं है, क्योंकि चाहे वो फसल हो या किस्मत, खिलेंगे अब दोनों। ठीक है, तो अगर आप मेहनत से तैयारी करोगे तो आपके पास हर एक मुकाम हासिल होगा। एजीटीए ही नहीं बल्कि आप जो भी एग्जाम दोगे एग्रीकल्चर में, आप हर जगह अपनी महारत हासिल करोगे। बस ये है कि ये देखना भूल जाओ कि ये मेजर सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ये माइनर सब्जेक्ट है, इससे कम प्रश्न आ रहे हैं। आपको पेपर में एक एक प्रश्न जोड़ के ही 100 बनाने होंगे। बनाने होंगे कि नहीं बनाने होंगे? तो आपको एक एक प्रश्न पर गहराई से विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। हर एक विषय पर अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपकी विजय हासिल है। बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे हम जंगल की बात कर लें तो जंगल में सबसे चालाक जानवर कौन होता है? लोमड़ी होती चालाक, लोमड़ी होता है। सबसे बलशाली कौन होता है? हाथी होता है, गैंडा होता है। परंतु राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर के पास क्या है? पावर भी है, बुद्धि भी है। मतलब पावर और बुद्धि दोनों का बैलेंस है उसके पास। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ माइंड, दोनों वो एकदम स्टेबल करके रखा हुआ है। तो क्या है? किंग कहला रहा है। कहला रहा है कि नहीं कहला रहा है? बाकी वाले जानवर हों कितने भी विशाल, मगर उनकी संज्ञा किंग में नहीं आएगी। जैसे इंडियन टीम में देख लो, किंग कोहली, प्लेयर तो भाई 11 खेलते हैं, परंतु किंग की संज्ञा किसे दी गई? कोहली पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिटिंग और रोक कर खेलने की, विकेट बचाकर हिट करने की सारी क्वालिटीज हैं कि नहीं? कल के मैच को ध्यान में रख के संज्ञा मत कर देना, कभी कभी किसी का दिन नहीं होता है, फिर भी जो भी है बेहतर ही होता है। तो अब हम बात करते हैं ये कल्याण बैच जो कि एजीटीए के लिए स्पेशली चलाया जा रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और बाइलिंगुअल टाइप से होंगे। बाइलिंगुअल बोले तो हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि सर हिंदी समझ में नहीं आती, कुछ का डाउट रहता है कि अंग्रेजी में हम नहीं पढ़ पाते। तो दोनों लोगों के लिए हम एक समग्र रूप से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश भी मिलेगी और हिंदी भी मिलेगी। और आपको एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसमें सारे एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, और एमसीक्यू को हम कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही तैयार करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे बीच आ रहा है, और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जितना हो सकेगा। जितनी मात्रा में आप शेयर करोगे, 38,190 बच्चों के पास क्लास कम से कम पहुंचनी ही चाहिए। बाकी और भी हमारे साथी एग्रीकल्चर के हैं, चाहे वो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान AAO की तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चों के लिए ये क्लास बेनिफिट होने वाली है। आज ही एक सुबह बच्चे का फोन आया था, बाड़मेर जिले से, राजस्थान से संबंधित है, और वो हमारा शताब्दी बैच ले रखा है जीटीए वाला AAO के लिए। कह रहा सर सॉइल साइंस आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है उसमें। तो थोड़ी चर्चाएं होने लगी राजस्थान के बारे में, वीरों का राज्य है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? दीमक में किस प्रकार के एंटीना मौजूद होते हैं? एंटीना मतलब श्रृंगिका, जो उसके मुंह के ऊपर लगे होते हैं, सिर पे लगे रहते हैं, क्या? श्रृंगिका। विच टाइप ऑफ एंटीनी आर प्रेजेंट इन टर्माइट? तो एंटीनी क्या होते हैं आप देखेंगे। जैसे मान लो कोई एक कीड़ा है, ये इसका मुंह है, इस प्रकार से कोई एक कीड़ा है, उसके एंटीनी इस प्रकार से ये निकले रहते हैं। मोस्टली एक जोड़ी एंटीनी जो है कीटों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं आर्थ्रोपोडा में जिनमें एंटीनी नहीं पाए जाते हैं, जैसे अरेक्निडा। अरेक्निडा में कोई एंटीनी नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें आप पढ़ते होंगे माइट, टिक्स, स्पाइडर। ठीक है, तो ये जो एंटीनी होते हैं इनके बहुत सारे कार्य भी होते हैं। एंटीनी के क्या कार्य होते हैं? तो एंटीनी के अगर कार्य की बात करें
तो सबसे पहले क्या है, शिकार को पकड़ना। एंटीनी क्या करता है, शिकार को पकड़ता है। दूसरा क्या है, खतरे से बचाओ। ठीक है, खतरे की सूचना। तो एंटीनी का दूसरा कार्य क्या होगा, खतरे से सूचना या खतरे की सूचना, यही देते हैं। दिशा सूचक। ठीक, ये एंटीनी के ही कार्य होते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पर ये आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आवाज। आवाज निकालना। कौन से कीट में ये आवाज निकालते हैं एंटीनी, मोल क्रिकेट। कौन सा कीट है, मोल क्रिकेट। तो मोल क्रिकेट में ये क्या करते हैं, आवाज को निकालते हैं। और कुछ में सुनना भी होता है, मान लो कोई गतिविधि हो रही है उसको सुनाई देना, तो सुनने का कार्य भी ये करते हैं। किसमें करते हैं सुनने का कार्य, तो सुनने का कार्य मॉस्किटो में, मच्छर, जो मच्छर होता है उसमें एंटीना का कार्य क्या होता है, सुनने का कार्य। सुनने का कार्य। तो आप समझ गए ना कीटों के शरीर में इसकी अहमियत क्या होगी, एंटीनी की, कि बहुत सारे इनके कार्य होते हैं एंटीनी के। दूसरा हम बात करते हैं एंटीनी के जो बेसिक पार्ट होते हैं। अगर हम बात कर लें कि ये एंटीनी है, इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन सा, एक स्कैप होता है, ये आधारीय भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है जिसको आधारीय भाग कहते हैं हम। दूसरा पेडिसिल होता है जिसको हम जॉनसन ऑर्गन भी बोलते हैं, जॉनसन ऑर्गन। कल जॉनसन ऑर्गन, एक खिलाड़ी थे ना बॉलर ऑस्ट्रेलिया में, मिचेल जॉनसन, उनका छोटा भाई मिचेल स्टार्क, मतलब भाई नहीं है, मतलब कह रहे हैं। कल मिचेल स्टार्क की बखिया देखो कैसे फिल सॉल्ट ने उधेड़ी, 1 ओवर में 30 रन। वो तो किस्मत खराब थी आरसीबी की जो फिल सॉल्ट रन आउट हो गया, नहीं तो कल 4 ओवर में 61 रन बना दिए थे। गजब का मैच चल रहा था। उसके बाद एक होता है फ्लेजला। फ्लेजला क्या होता है, गति प्रदान करता है, लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। कैसा होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन, लोकोमोटिव ऑर्गन होता है फ्लेजला। तो ये एंटीनी के बेसिक पार्ट होते हैं। जो भी किसी कीट के अंदर एंटीनी पाई जाएगी उनमें 3 बेसिक पार्ट होंगे। अब क्या पहला नंबर क्या दे दिया, सिटेसियस। सिटेसियस प्रकार की एंटीनी कौन से कीट में पाई जाती है, कॉकरोच में पाई जाती है। कॉकरोच वही जिसको हम क्या बोलते हैं, तिलचट्टा कॉकरोच। फीमेल देख के कॉकरोच को डर जाए, भले शेर से टक्कर ले ले नहीं होता, कॉकरोच से डर लगता है। दूसरा फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म किसमें होती है, ग्रॉस हॉपर में, ग्रॉस हॉपर। और मोनली फॉर्म किसमें होती है, दीमक में। उसके बाद दिया है एरिस्टेट। एरिस्टेट प्रकार की घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, यहां हमने नोट कर लिया। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, दीमक में पूछा गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मोनली फॉर्म हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंटीनी होती हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्लुमोज। प्लुमोज क्या होता है, नर्म अक्षर। उसके बाद क्लेवेट, बटरफ्लाई, गाने भी बने हैं, तू मेरी बटरफ्लाई सुना है, हाँ तो सुनते रहा करो गाने वाने सब। ठीक है, कैपिटेट, कैपिटेट। अब कैपिटेट लिखाने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था, खपरा बीटल के बारे में बताना। भैया खपरा बीटल जिसको व्हीट बीबिल के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इसको खपरा बीटल ना लिख के व्हीट बीबिल भी लिख देता है, तो ये बहुत खतरनाक कीट है। अगर ऑक्सीजन कम कर दो तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, बाकी ये ज्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाता है खपरा बीटल। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे
आपको एंटीनी देखने को मिलेंगे, जैसे सिरेट, पल्स बीटल, जो दलहन में पल्स बीटल लगता है, कैलोचोब्रूचस चाइनेंसिस, उसमें ये आपको एंटीनी देखने को मिलेगी, कौन सी, सिरेट प्रकार की। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एंटीनी थी हमने आपको डिस्कशन कर लिया। अब एंटीनी से जो प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, हमें नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न गलत होगा, ठीक है। यदि इनमें से नहीं भी आता है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका तो यहां से आ ही जाएगा। मान लो 1% केस में उसने ये ऑप्शन ना दिए, कुछ और ऑप्शन दे दिया, मतलब ये क्वेश्चन ना दिया और क्वेश्चन दे दिया, तो हमने इतने सारे लिखा रखे हैं आपको, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिखेंगे ही। जब ये ऑप्शन में दिखेंगे तो हम एलिमिनेट करने की हमारे अंदर क्या होगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी और हम उत्तर को कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप इसको नोट करते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, रेडग्राम बांझपन मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो रेडग्राम बांझपन, अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक, तो अरहर का जो स्टेरिलिटी मोजेक रोग है किसके द्वारा लगेगा, विषाणु के द्वारा लगेगा। किसके द्वारा लगेगा, विषाणु के द्वारा लगेगा। और इसके वाहक का कार्य कौन करेगा, जो इसका जो वाहक है, वेक्टर जिसको बोलते हैं, वो कार्य करता है इरूफिड माइट। इरूफिड माइट वाहक का कार्य कर रहा है, इरूफिड माइट। और जो अरहर में ये रोग लगता है, इसके प्रति एक प्रतिरोधी प्रजाति है, इसको भी लिख लेना, प्रतिरोधी प्रजाति। ये हालांकि पैथोलॉजी का मामला है, परंतु यहां पर बात आ गई तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिरोधी प्रजाति। तो बहार जो वैरायटी है, बहार, वो स्टेरिलिटी मोजेक के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट वैरायटी है, आप इसको नोट कर लेना। तो इरूफिड माइट का यहां पर साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे नाम माइट के ही दिए हुए हैं, सारे के सारे नाम माइट के दिए हुए हैं, ये सब माइट के उदाहरण हैं। ये 2 स्पॉटेड माइट है, ठीक है, इसके शरीर पर 2 धब्बे मिलते हैं आपको। तो उसमें से सही हमारा उत्तर कौन सा होगा, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, एकेरिया कजानी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, एकेरिया कजानी, ठीक है। एरूफिड माइट का साइंटिफिक नेम की अगर हम बात किए तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, अकेरिया कजानी। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अब माइट किस में आते हैं, माइट का अगर हम बात करें तो किस में आएंगे, अरेक्निडा में आएंगे। किस में आएंगे, अरेक्निडा। और अरेक्निडा वाले जंतुओं को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अकेरीसाइड प्रयोग करते हैं। कौन सा, अकेरीसाइड प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई एक अकेरीसाइड का नाम बता दो तो डाइकोफाल, डाइकोफाल, कैराथेन, कैराथेन, ये कैराथेन को डाइकोनैप बोलते हैं, ठीक है, डाइकोनैप। तो कोई भी 2 ऐसे एकेरीसाइड हैं जिनका प्रयोग हम किसको मारने के लिए करेंगे, इस माइट को मारने के लिए करेंगे। तो इस रोग से अगर हमें निजात पाना होगा तो सबसे पहले माइट को मारेंगे, क्योंकि यही इधर उधर फैला रहा है। तो पहले खबर फैलाने वाले को हम पकड़ेंगे। गांव में जैसे मान लो तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और किसी तुम्हारे दोस्त ने देख लिया गलती से, तो अब क्या करेगा, वो हर दुकान पे गांव की बता देगा कि इनका लड़का ये ऐसा सिगरेट फूक रहा था ठेले के पीछे। अब जब तक तुम घर जाओगे तुमसे पहले खबर पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। अब जैसे तुम एंट्री करोगे तुम्हारा सब चेहरा देखेंगे, कौन सी थी, कहां से लिए थे अब आप समझ जाओगे कि हमारा काम हो गया। तो आप सोचोगे किसने बताया होगा, फिर आप अपना सीसीटीवी कैमरा निकालोगे अच्छा इसने देखा था, तो पहले उसको तुम निपटाओगे, मतलब जैसे भी निपटाओ तो यहां भी ऐसा होता है कि पहले हम वाहक को ही निपटाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। टिड्डे में किस प्रकार का कायांतरण होता है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर को सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्थोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर होता है, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर होता है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते क्या थे, मेटामॉर्फोसिस। क्या पढ़ते थे, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। 2 प्रकार का हम लोगों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था, एक इनकम्प्लीट,
इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट, दो प्रकार का हम लोग मेटामॉर्फोसिस पढ़ रहे थे, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट में कीट की अंदर कितनी अवस्थाएं बन रही थी? पहले तो वो अंडे देता था, अंडे से क्या बन रहा था? निम्फ बन रहा था। और निम्फ जो थी एडल्ट के पहले की स्टेज थी, तो निम्फ के बाद क्या बनता था? एडल्ट बनता था। निम्फ और एडल्ट दोनों हानिकारक स्टेज हुआ करती थी किसी फसल को नुकसान पहुंचाने में। निम्फ क्या है? अपरिपक्व लार्वा। तो अगर निम्फ के बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इमेच्योर लार्वा। इमेच्योर लार्वा मतलब अपरिपक्व लार्वा कहलाता है निम्फ। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? इग बनता है, इग से क्या बनता है? लार्वा बनता है। और कैसा लार्वा? मैच्योर लार्वा। और लार्वा क्या करता है? प्यूपेशन में प्यूपा बनाता है, जिसको कोकून कहते हैं। ध्यान देना, प्यूपा को ही कोकून कहते हैं, कहीं कहीं प्यूपा ना लिख के कोकून लिख देगा, तो भ्रमित नहीं होना। और प्यूपा के बाद क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। तो ये समस्याएं थी मेटामॉर्फोसिस की, ऐसे ऐसे चीजें बनती थी। अब जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसके कई सारे नाम होते हैं। अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके नाम होते हैं, इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं, और इसको हेमी मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। ये इतने सारे इसके नाम हैं। और कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में ये घटनाएं देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आर्थोप्टेरा, आर्थोप्टेरा में देखने को मिलेंगी। और किस में देखने को मिलेंगी? हेमिप्टेरा में देखने को मिलेंगी, हेमिप्टेरा में देखने को मिलेंगी। आइसोप्टेरा में देखने को मिलेंगी। आइसोप्टेरा मतलब जिसमें पंख दोनों बराबर होंगे, फोर विंग हाइंड विंग, मतलब दीमक का गण आइसोप्टेरा। आर्थोप्टेरा किसका? आपका ग्रास ऑपर का, ठीक है, कॉकरोच का, ये आर्थोप्टेरा। हेमिप्टेरा में क्या आते हैं? हेमिप्टेरा दो भागों में बढ़ जाता है, एक होमोप्टेरा जिसमें सत्य बग आते हैं, ट्रू बग, और एक होता है हेटेरोप्टेरा। हेटेरोप्टेरा में आता है आपका होपर, ठीक है, एफिड, ये सारे आ जाते हैं हेटेरोप्टेरा के अंदर। उसके बाद थाइसेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, इसमें क्या आएगा? थ्रिप्स आएगा। ये थ्रिप्स भैया ये भी रोग को फैलाता है। ये थ्रिप्स जो होता है ये ज्यादातर वायरस और नेक्रोसिस वाले जो रोग होते हैं, ऊतक सड़ने वाले, उनमें जो बाहर का जो कार्य होता है उसको फैलाता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कंप्लीट की बात कर लेते हैं। जो कंप्लीट थे उसी को हम बोलते थे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसी को बोलते थे होलो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और जो कंप्लीट वाले होते थे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से किसमें किसमें देखने को मिलते थे? लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा, जिसमें कौन सा आता है? मक्खियां आती हैं। कोलियोप्टेरा सबसे खतरनाक ऑर्डर और सबसे बड़ा ऑर्डर। और कौन आता है? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में बी बास्प वगैरह, आंट वगैरह आता है, और इसमें मस्टर्ड सा फ्लाई ज्यादातर खतरनाक बनती है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या पूछा गया? टिड्डा। टिड्डा किसमें आएगा? होलो में या हेमी में? हेमी में आ जाएगा, क्योंकि हेमी को ही तो हम इनकम्प्लीट में रखते हैं। और टिड्डा किसमें आएगा? इनकम्प्लीट में आएगा। ग्रॉसहोपर किसमें आता है? आर्थोप्टेरा में आता है, तो इनकम्प्लीट आ गया। ए मेटाबोलस बहुत सारे होते हैं, जैसे कोलम्बोला, थाइसेन्यूरा, थाइसेन्यूरा और कोलम्बोला, ये ए मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये मेटाबोलस, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई कायांतरण नहीं होता है, कीटों की अवस्थाएं नहीं बदलती हैं, एज इट इज रहती हैं। तो थाइसेन्यूरा और कोलम्बोला। यहाँ तक हमने हेमी मेटाबोलस की बात कर ली, ये सारे इंसेक्ट के बारे में बात कर ली, कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में कंप्लीट होगा, कौन कौन से में इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हमने बताया प्यूपा। तो कई सारे कीटों में ये पूछ लिया जाता है प्यूपेशन कहाँ होता है।
कई सारे कीटों में पूछ लिया जाता है कि लार्वल स्टेज जो होती है, डैमेज करने वाली जो स्टेज होती है, जैसे लार्वा किसका डैमेज करता है? लेपिडोप्टेरा का। लेपिडोप्टेरा गण में जितने भी कीट आएंगे उनका खतरनाक कौन सा स्टेज होगा? लार्वल स्टेज उनकी खतरनाक होगी। ठीक है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, जब भी प्रश्न आते रहेंगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कीटनाशक अधिनियम की बात करते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। तो कीटनाशक अधिनियम अगर हम बात करें, 1914 में क्या बना था? डीपा बना था, डीपा बना था। परंतु कीटनाशक अधिनियम की अगर हम बात करें 1968, कब? 2 सितंबर 1968, ध्यान देना, 2 सितंबर 1968 को ये कीटनाशक अधिनियम 1968 को ये कीटनाशक अधिनियम पारित हो गया। अब इस अधिनियम में एक सीआईबी बनाया गया, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। वो क्या करता है? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड क्या करता है? इंसेक्टिसाइड एक्ट की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत सीआईबी बनाया गया। सीआईबी बोले तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, इसका गठन किया गया। अब ये इंसेक्टिसाइड एक्ट हमको क्या सिखाएगा? हमको ये सिखाएगा, मान लो हमारे मन में, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया, हमारे मन में एक विचार आया कि किसान परेशान हो रहे हैं, इनके लिए हम सस्ता कीटनाशक बना दें। तो हमारे मन में तो विचार आ सकता है, हम कोर्स लॉन्च कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए, परंतु इंसेक्टिसाइड नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ? सीआईबी में, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। और इस बोर्ड के अंदर मेंबर बैठते हैं, सदस्य बैठते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 24 मेंबर इसमें बैठे रहते हैं। यहां से हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, कहां पर आप इसका कंपनी डाल रहे हो, क्या क्या फॉर्मुलेशन आप उपयोग करोगे, आपके पास रॉ मटेरियल का इंग्रेडिएंट क्या है, कितना क्या फॉर्मुलेशन डालोगे, क्या पॉइजनस नेचर होगा, रेजिडुअल इफेक्ट कितना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें वो ले लेंगे हमसे। अब हम इंसेक्टिसाइड बना दिए, अभी भी इनका पीछा नहीं छूटेगा। ये क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे बना रहे हैं, कुछ मिट्टी तो ज्यादा नहीं मिला रहे हैं, पानी तो ज्यादा नहीं मिला रहे हैं, इंस्पेक्शन का कार्य भी इनका। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये सब चल रहा है, उसमें भी छेड़खानी कोई ना कर पाए, इनका काम। ठीक है, सेल बिक्री में भी इनका काम। और अगर कुछ नुकसानदायक चीजें आपने बना दी तब इनका काम दूसरा। ठीक है, ये संसद से अथोराइज होते हैं। ये मान के चलो, अगर आपने कुछ गड़बड़ी की तो आपको बर्बाद करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ये पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, तब जाके किसी इंसेक्टिसाइड को मार्केट में ला पाते हैं, उतारते हैं कि फसलों के लिए कोई नुकसानदायक तो नहीं है। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कब बनाएंगे? 68 बनाएंगे। अब कहीं पर बात आ जाती है इंसेक्टिसाइड रूल, इसको भी चिपका लो। तो इंसेक्टिसाइड रूल की जब कभी बात आ जाएगी तो हम क्या लगाएंगे? 1971। 1971 आप लिख लो फटाफट से। तो जरूरी नहीं कि एक्ट ही पूछे, आपसे रूल भी पूछ सकता है। आप झपक के मारोगे 68, हमको इतना पता है, क्योंकि आपने एक रटा है 68, और वहां पर उतना ध्यान नहीं रह जाएगा कि पूछा क्या है। रह जाता है कभी कभी, मान लो हमारा दिमाग फिरा हुआ होता है, तो घर में मम्मी मम्मी कहती खाना खा लिया, तो रैंडम बोल देते हैं हाँ खा लिया, जबकि खाना नहीं खाया होता है। तो ऐसी हरकतें एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इन सब चीजों से बचना है अपने को, तभी सारी चीजें कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये गलतियां नहीं निकाल पाए तो फिर ऑफलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो ऑनलाइन वाले हम लोगों से बढ़िया होंगे। सही है कि नहीं? आप भैया ex-situ इन्वायरमेंट में आए हो, अपने घर से छोड़ के बाहर आए हो, तो आपका एक दायित्व बनता है कि हम यहाँ से हीरा ही बन के निकलें। हीरा का मतलब सूर्यवंशम मूवी वाले हीरा नहीं, आप अपनी फील्ड के हीरा बन के निकलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट NIPHM लोकेटेड एट राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान। यहां पर क्या किया जाता है कि पौधे के स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ। अब प्लांट्स की हेल्थ को कौन डिटोरेट करेगा? मान लो प्लांट्स है, आराम से बढ़िया से जी रहा है, अब क्या किया, कोई पेस्ट आया, कोई फंगस आया, वो क्या किया, प्लांट के चारों ओर इन्वेजन किया और प्लांट की पत्ती पर पेनिट्रेट कर दिया।
जैसे ही पेनिट्रेट करेगा फिर वो क्या करेगा, वहां से इनटेक करेगा फूड को, चाहे उसके रस को चूसेगा या उसके अंदर फ्लूइडी मटेरियल भरा होगा उसको वो सक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो सक करेगा प्लांट के अंदर क्या होगा, डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, अल्टरेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट बेचारा मुरझाया मुरझाया सा लगने लगेगा। जैसे अभी मान लो तुम्हारा कोई सिरेंज से खून निकाले तो तुम सही रहोगे, नहीं रहोगे, तो तुम अल्टरेशन प्रदर्शित करोगे, डेविएशन, आपके अंदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, फिर आप क्या करोगे, डिजीज को क्रिएट कर जाओगे। ऐसे कोई कीट आया प्लांट के ऊपर भ्रमण किया और उसकी पत्तियों में पिन कर दिया उसने, अब वो सक कर रहा है धीरे धीरे, तो प्लांट क्या करेगा, एबनॉर्मल कंडीशन अपने आप को फील करेगा और मॉल फंक्शनिंग सिम्टम दे देगा कि उसके अंदर बहुत सारी चीजों की अचानक से कमी आ गई। तो उस कमी को निराकरण करने के लिए आईसीआर के द्वारा एक NIPHM चलाया जा रहा है। ये कहाँ है, तो हैदराबाद में। हैदराबाद अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चा में है वन की कटाई को लेकर, ठीक है। जबकि हैदराबाद ये वही हैदराबाद है जिसको 2020 में इसको ट्री सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया, ट्री सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एग्रीकल्चर की कैपिटल भी रहा। पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का संस्थान वो है, यही है, हैदराबाद में ही है, ठीक। तो एग्रीकल्चर के लेवल में बहुत अच्छा, आज की डेट में धान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो ये NIPHM, अगर हम बात करें NIPHM, ये कब बना था, 1966, 1966 में ये बनकर ये तैयार हो गया। अगर हम इसी को इकोनॉमिक्स की ओर लेकर चलें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही होगी, आप जरा गौर करना, तीसरी। हाँ, इसके बाद जस्ट योजना अवकाश आया था, तो तीसरी योजना चल रही थी। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं भारत में होती हैं, जैसे इंडिया चाइना का वार 1962, इंडो पाक वार 1965 और 65-66 का अकाल, बहुत सारी समस्याओं से भारत जूझ रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा, हैदराबाद इसका उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर, और जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं वो इसको एकदम तूफान की तरह शेयर करते रहेंगे जितना हो सकेगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन बदलें, तुम्हारा काम यही होना चाहिए कि फटाफट शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा इस क्लास को देखेगा उसके जो एंटोमोलॉजी के जो डर है मन से वो शायद दूर हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है पहली क्लास करने के बाद आप ऐसा फील करोगे। तो एंटोमोलॉजी इज वर्ड, एंटोमोलॉजी एक शब्द है। तो एंटोमोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो एंटोमोलॉजी जो है किसका शब्द, कौन सी भाषा का है, ग्रीक, ठीक, मान लिए हम ग्रीक भाषा का है। और ग्रीक भाषा वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे जिनके अंत में क्या लगा होगा, लोजी लगा होगा, जिनके अंत में ICS लगा होगा, जिनके अंत में नोमी लगा होगा। एक लोजी वाले भाई साहब अपवाद हैं, पोमोलॉजी वाले, उनको साइड में रख लेंगे हम लोग, अपवाद है तो रहेंगे, अपने घर के हैं वो, है नहीं। यहां पर हम एंटोमोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो एंटोमोलॉजी दो अलग अलग ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। क्या नाम होता है, एंटोमो प्लस लॉगस। एंटोमो का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, मतलब कीट, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कीटों से संबंधित अध्ययन करेंगे तो हम उसको क्या क्या बोल देंगे, कीट विज्ञान बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई। कीट विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो कौन होगा जनक, विलियम किर्वी। तो लिख लो, विलियम किर्वी, का नाम भी है किर्वे के जैसा, विलियम किर्वी एंटोमोलॉजी के जनक माने जाते हैं। नोट करके लिखो, विलियम किर्वी। ये तो बात हमारे समझ में आ गई कीट विज्ञान से संबंधित। अब कीट हम किसे कहेंगे, जिसकी 3 जोड़ी टांगे होंगी। ध्यान देना, कीट की अगर हम बात करेंगे तो कीट का जगत कौन सा है, अगर हम कीट का किंगडम की बात करें तो कौन सा है, एनिमलिया। कौन सा किंगडम है, एनिमलिया। फाइलम की बात करेंगे तो कीट का फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है, आर्थोस प्लस पोडास। आर्थोस प्लस पोडास दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्थोस का मतलब होता है खंडित, मतलब सेगमेंटेड,
और पोडास का मतलब होता है टांग या पैर। ठीक, तो जिसमें खंडित पैर होंगे, खंडित टांगे होंगी, उनको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसका अगर हम पूछें कि जो इंसेक्ट है इसका क्लास क्या है, तो इंसेक्टा क्या है? इंसेक्टा, या इसी को हेक्सापोडा भी कहते हैं। क्यों हेक्सापोडा कहते हैं? थ्री पेयर ऑफ लेग। क्या होते हैं? थ्री पेयर ऑफ लेग होते हैं इसके, तो इसलिए इसको हेक्सापोडा कहते हैं। ये टांगे कहां पर स्थित होती हैं? तो थोरेक्स के ऊपर स्थित होती है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीनों पर एक एक जोड़ी टांगे आपको दिखेंगी, 6 जोड़ी टांगे होती हैं। तो ये मामला हो गया अपने कीट का। आर्थ्रोपोडा की 97% पॉपुलेशन ही क्या कहलाती है? कीट कहलाती है। तो कीट की मुख्य विशेषता, शरीर इसका कितना? बॉडी सेगमेंटेड 3 भागों में। तो बॉडी कितने भागों में? 3 सेगमेंटेड बॉडी होनी चाहिए। 3 सेगमेंटेड बॉडी अगर जिसकी है तो वो क्या कहलाएगा? कीट कहलाएगा। और 3 सेगमेंटेड की अगर बात करें तो कौन कौन सा सेगमेंट होगा? एक होगा हेड, दूसरा होगा थोरेक्स, और तीसरा होगा एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 भाग होंगे, ये कीट की शरीर की संरचना का निर्माण करेंगे। हेड बटा होता है 6 भागों में, थोरेक्स 3 भागों में, एब्डोमेन 11 भागों में। कुल मिला के इसका शरीर जो है 20 खंडों में बटा होता है। किसका? कीड़े का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीक। और हमारा इंसेक्ट होता है, इसका जो आवरण बना होता है, खोल बना होता है, सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है? क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल जो होती है काइटिन और प्रोटीन का मिश्रण होती है। क्या होती है? काइटिन और प्रोटीन का मिश्रण होती है। क्यूटिकल भी 2 प्रकार की होती है, एपीक्यूटिकल, एपीक्यूटिकल होती है, प्रोक्यूटिकल। तो जो एपीक्यूटिकल वाला भाग होता है उसमें काइटिन नहीं पाया जाता है, और जो प्रोक्यूटिकल वाला भाग होता है उसमें क्या होता है? पाया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जो पुरानी क्यूटिकल होती है वो टूट टूट कर नष्ट होती है और नई क्यूटिकल बनती है। तो पुरानी क्यूटिकल का टूटना क्या कहलाता है? मॉल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉल्टिंग कहलाता है। मॉल्टिंग भी 2 प्रकार से होता है, एक एपोलाइसिस, एक एक्डाइसिस। एपोलाइसिस मतलब स्टार्टिंग फेज में जो काइटिनस प्रोटीन थी या क्यूटिकल प्रोटीन थी, ये क्यूटिकल लेयर थी, उसका टूटना। और एक्डाइसिस मतलब क्या होता है? एंड फेज, मतलब अंतिम समय में जब कीड़ा मरने वाला होगा बेचारा, अंतिम समय में जब क्यूटिकल टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्डाइसिस बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है, पराग टोकरी पिछले पैरों में पाई जाती है। तो पराग टोकरी पिछले पैरों में किसके पाई जाएगी? जो हाइंड लेग में पराग टोकरी, जो पोलन बास्केट होता है, वो किसमें पाया जाता है? हनी बी में पाया जाता है। किसमें? हनी बी। हनी बी क्या होता है? मधुमक्खी। ये क्या करता है? पॉलिनेटर इंसेक्ट होता है कि नहीं? मधुमक्खी कैसा होता है? पॉलिनेटर इंसेक्ट होता है। पॉलिनेटर इंसेक्ट। और कैसा होता है? बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है? हमारे लिए शहद भी देता है, हमारे लिए पॉलिनेशन करता है पेड़ पौधों का। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करते हैं हनी बी का ऑर्डर कौन सा होता है? हनी बी कौन से ऑर्डर में आएगा? किस में आएगा? कौन से गण में आएगा हनी बी? हाइमेनोप्टेरा में। किस में आएगा? हाइमेनोप्टेरा में। और अगर इसकी फैमिली पूछे तो किस में आएगा? एपीडी। फैमिली क्या होगी? एपीडी होगी। और हनी बी का अगर हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करना चाहें या हनी बी की रेयरिंग करना चाहें तो क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। यहां तक हमने देख लिया। मधुमक्खी होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, मधुमक्खी जब अपने भोजन की तलाश में जाती है, अगर भोजन पास में है तो वो बैगल डांस करती है। क्या बोलते हैं उसको? बैगल डांस। तो ध्यान देना, मधुमक्खी के अंदर ही क्या देखने को मिलता है? हनी बी के अंदर ही देखने को मिलता है बैगल डांस। क्या नाम होता है? बैगल डांस। ये किसने सुझाया था कि मधुमक्खी बैगल डांस करती हैं? कार्ल वार्न फ्रिस।
कार्ल वान फ्रिस, इसी के लिए इनको नोबल भी दिया गया था। नोबल पुरस्कार भी इसी के बदौलत पाए थे ये। इन्होंने क्या किया था, वेंगल डांस के बारे में खोज कर ली कि मधुमक्खी भोजन की तलाश में, आप देखे होंगे ऊपर से जब मधुमक्खी निकलती है तो सीधा 50 मीटर चलती है, फिर आधा राउंड करती है, फिर आगे निकल जाती है सीधा। ये वाली आवाज पहचान लिया था इस बंदे ने। बताओ कैसे कैसे व्यक्ति हैं हम लोग, छोटा सा बच्चा बोल दे नहीं पहचान पाते हैं, ये मधुमक्खी की आवाज को पहचान लिया। अब जो मधुमक्खी होती है भारत के अंदर कितने प्रकार की मधुमक्खी को हम लोग प्रोडक्शन में लाते हैं, तो जो हनी भी होती है मोस्टली इसकी जो स्पीसीज होती हैं, जैसे पहला स्पीसीज लिखेंगे एपिस डॉर्साटा, एपिस डॉर्साटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बी बोलते हैं। रॉक बी मतलब बहुत बड़ी मधुमक्खी होती है, सबसे बड़ी मक्खी होती है। इसका जो छत्ता होता है लगभग लगभग 36 केजी का छत्ता होता है। 36 केजी का जो हाइव बनाती है छत्ता, कौन सी, एपिस डॉर्साटा। दूसरी मक्खी हम देखते हैं एपिस मेलिफेरी, एपिस मेलिफेरी, लिखते जाना, बहुत सारी चीजें हम बोलते भी रहेंगे। एपिस मेलिफेरी को हम क्या बोलते हैं, आपकी इटालियन या यूरोपियन बी, क्या बोलते हैं, इटालियन या यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। ये सबसे सुंदर दिखने में होती है और सबसे ज्यादा यही पाली जाती है, कौन सी, मेलिफेरी। तो इसके छत्ते का जो साइज होता है 35 केजी के आसपास होता है, 30 से 35 केजी इसमें से छत्ते का भार होता है। तो एपिस मेलिफेरी पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, एपिस मेलिफेरी। सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक पालन किसका होता है, एपिस मेलिफेरी का होता है। उसके बाद तीसरा एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। इंडिका लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंडियन बी या एशियन बी, इंडियन बी बोलेंगे। अब ये कितना छत्ता देगा, 5 केजी शहद का छत्ता देगा, 5 केजी इसके छत्ते का भार होता है। उसके बाद एक आता है एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी सबसे छोटी मक्खी, इसको क्या बोलते हैं, एपिस फ्लोरी को, सबसे छोटी मक्खी होती है। तो लिखेंगे इसका जो छत्ता होता है आधा केजी का छत्ता होता है। लिटिल बी इसको बोलते हैं, सबसे छोटी, सबसे छोटी मक्खी कौन सी, लिटिल बी। लिख लेना, यहां सबसे क्वेश्चन आते हैं, ये जितने भी पॉइंट हमने लिखा दिया कि मधुमक्खी की कौन कौन सी स्पीसीज हैं, अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है। बिहार पीसीएस वाले कितने लोग पेपर देने गए थे, उसमें भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, एक तो एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी जो होती है एक सामाजिक प्राणी है, कैसा है, सोशल इंसेक्ट है। कौन कौन से होते हैं, नर होता है, मादा होता है, वर्कर होते हैं। तो वर्कर फीमेल भी होती है, मोस्टली श्रमिक क्या होती है, फीमेल। किससे होती है, स्टेराइल होती है, मगर उनका निर्माण फर्टिलाइज एग से होता है। और मधुमक्खी एक ऐसा प्राणी है जो मन चाहे अंडे दे सकता है, चाहे वो चाहे अनफर्टिलाइज एग बाहर निकाल दे, चाहे वो चाहे फर्टिलाइज एग बाहर निकाल दे। ये उसके अंदर क्वालिटी होती है। अगर फर्टिलाइज एग जो रानी होती है वो क्या करती है, रानी जो होती है मैथुन का कार्य करती है। एक रानी होती है, 200 नर होते हैं और 50 से 80 हजार तक क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। नर होते हैं जिनको ड्रोन कहते हैं, जो अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। किससे, अनिषेचित अंडे से। वर्कर निषेचित अंडे से विकसित होते हैं परंतु बांझ होते हैं। अब रानी हवा में उड़ती है, नर उसका पीछा करता है। 200 नरों में से एक नर को वो सौभाग्य मिलता है जो मादा मक्खी के साथ क्या करता है, मैथुनी उड़ान करता है। इसको क्या बोलते हैं, मैथुनी उड़ान। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है निषेचन की क्रिया मैथुनी उड़ान किसमें होता है, मधुमक्खी में होता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब मधुमक्खी जो है हमको क्या क्या देती है, मधुमक्खी हमको हनी बैग्स देती है, हनी देती है, रॉयल जेली देती है, बी वेनम देती है। ये सारे प्रोडक्ट कौन देता है, मधुमक्खी हमको देती है, ठीक है। तो मधुमक्खी से इतने सारे हमने प्रश्न बना लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई ये किस गण के अंतर्गत आते हैं। तो डिप्टेरा में कौन आता है, मक्खी आती है। परंतु ध्यान देना
कौन सी मक्खियां, यहां पर ड्रैगन फ्लाई तो दिया है परंतु ये ट्रू मक्खी नहीं, तो कौन सी मक्खियां आती हैं, ट्रू फ्लाइज। ठीक है, ये किस में आती हैं, आपकी डिप्टेरा में। हेमिप्टेरा में क्या क्या आएगा, तो हेमिप्टेरा में आता है एफिड, जैसिड, आपका हॉपर, वग, और कौन सा, व्हाइट फ्लाई, और सा फ्लाई तो हाइमेनोप्टेरा में आ जाएगा। तो यहां तक हमने देख लिया, ये हेमिप्टेरा का मामला है। ओडोनाटा, अच्छा ये क्या लिखा, हाइमेनोप्टेरा लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। हाइमेनोप्टेरा वो हिंदी और इंग्लिश एक जैसी दिखी, चलिए कोई नहीं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये हाइमेनोप्टेरा दिया हुआ है, तो हाइमेनोप्टेरा के आगे क्या लिखेंगे, साफ्लाई, मस्टर्ड, साफ्लाई, और यहां ओडोनाटा दे रखा है। हमारे प्रश्न का जवाब जो है वो ओडोनाटा ही है। क्या है, ओडोनाटा है। तो जब कभी भी बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, ओडोनाटा। यहां पर हेमिप्टेरा दे रखा है, लास्ट वाला हेमिप्टेरा, तो हेमिप्टेरा में कौन सा आएगा, बग आएगा, हॉपर आएगा, उसके बाद आपका एफिड आएगा, जैसिड आ जाएगा, व्हाइट फ्लाई आ जाएगा। देखना ये दो फ्लाई जो हैं, व्हाइट फ्लाई और साफ फ्लाई, ये इसमें नहीं आ रही डिप्टेरा में। और डिप्टेरा में कौन आएगा, ट्रू मक्खी आएंगी, जितनी भी ट्रू मक्खी होंगी वो आ जाएंगी। तो हमारे प्रश्न का जो जवाब क्या हो गया, ओडोनाटा। तो ड्रैगन फ्लाई या डैमसल फ्लाई किस में आएंगी, ओडोनाटा ऑर्डर में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। फैमिली ऑफ खपरा बीटल, तो खपरा बीटल की फैमिली के बारे में पूछा गया। खपरा बीटल क्या है, सबसे पहले तो हमको जवाब देना है कि खपरा बीटल है क्या। खपरा बीटल को हम क्या बोलते हैं, व्हीट वीविल, व्हीट वीविल भी इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है, तो साइंटिफिक नेम अगर हम बात करेंगे, ट्रोगोडर्मा, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ग्रेनेरियम क्या होता है, इसका नाम होता है। अगर हम इस खपड़ा बीटल की बात करें फैमिली की, तो खपड़ा बीटल की फैमिली कौन सी होती है, डर्मेस्टिडी। कौन सी होती है, डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टिडी। ऑर्डर अगर पूछा जाए इसका तो कौन सा होगा, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा से जुड़ी हुई बातें, सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा गण, सर्वाधिक नुकसानदायक, किसके लिए, फसलों के लिए। सर्वाधिक नुकसानदायक गण किसके लिए, फसलों के लिए, क्योंकि इसके कीड़े जो होते हैं फसल के साथ साथ स्टोरेज पेस्ट भी काम करते हैं। तो जो खपड़ा बीटल होता है ये क्या है भैया, भंडारित कीट है। कैसा है, स्टोरेज पेस्ट है। कैसा है, स्टोरेज पेस्ट है, ये ध्यान देना इसको। आगे हम बात करते हैं खपड़ा बीटल से संबंधित, तो इसकी फैमिली हमने क्या देखी, डर्मेस्टिडी देखी। अब इसकी एक विशेषता है, खपड़ा बीटल की विशेषता क्या है, जो खपरा बीटल है ये उच्च ताप पे भी जिंदा रहता है, उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। इसका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, डैमेजिंग स्टेज। तो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है, डैमेजिंग स्टेज की अगर हम बात करेंगे, लार्वा, और लार्वा क्या कहलाएगा इसका, ग्रब कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रब कहलाता है। यही इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है खपड़ा बीटल की। किसमें लगता है, गेहूं के साथ साथ
और किसमें लगता है ये? गेहूं के साथ साथ और भी फसलों को ये फैक करता है। जैसे अगर हम बात करें वीट, वीट की स्पेलिंग यहां पर थोड़ी ये एरर है, तो सही कर लेना। वीट, तो ये वीट के साथ साथ कहां पर लगता है? वीट हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं। ये इन फसलों को भी भंडारित समय में क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेडी वर्ड बीटल इज आ, तो लेडी वर्ड बीटल नोट कर लेना इसको 100% इंपॉर्टेंट बना के, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो लेडी वर्ड बीटल क्या होता है? एक प्रीडेटर होता है। क्या होता है? एक प्रीडेटर होता है। लेडी वर्ड बीटल का नाम क्या होता है? कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। नाम सुनते ही आनंद आता है। क्या नाम है इसका? कॉक्सिनेला कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। कितना बढ़िया प्यारा सा नाम है, तुम लोग परेशान हो रहे हो। कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, ये लेडी बर्ड बीटल का नाम है। ये भैया प्रीडेटर है। किसका? किसको मारता है ये? तो ध्यान देना, एफिड को खाता है। किसको? एफिड को खाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि एफिड को मारने के लिए कौन से कीट का प्रयोग करते हैं? लेडी बर्ड बीटल का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कद्दू अद्दू के पौधे पर छोटा सा गोल गोल, और कोट जैसे नहीं पहनते हम लोग, कोट दो पल्ला होते कोट के, ऐसे उसके पक्खन के दो पल्ला होते हैं। उसको पक्खन को हटा दो तो उस पर बिंदी बिंदी लगी रहती है, नारंगी लाल का होता है, उस पर काली काली डॉट पड़ी रहती है। बिल्कुल ठीक है, आप उसको देखे होंगे, छोटा सा रहता है, बहुत बार देखे होंगे लेडी बर्ड बीटल। वो क्या करता है? सबसे पहली बात हम जानते हैं प्रीडेटर क्या होता है। प्रीडेटर हमेशा जिस भी होस्ट को मारेगा उससे आकार में बड़ा होगा, ठीक। और आकार में जब बड़ा है इसका मतलब वो होस्ट पे लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। वो जैसे होस्ट को देखेगा तुरंत झपट्टा मार के खा लेगा और निकल जाएगा अगले होस्ट की ओर। तो प्रीडेटर क्या होता है? एक जीवित ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म को खा जाए, मार दे अपने भोजन के लिए, वो क्या कहलाएगा? प्रीडेटर। समझ में आ गया? प्रीडेटर हमेशा होस्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। ये सिचुएशन याद रखना। पैरासाइट क्या होता है? होस्ट से हमेशा छोटा होता है, इसलिए ये होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रह के जिंदगी भर उसको परेशान करता है, जैसे घर का पड़ोसी, ठीक है। तो पैरासाइट, आप चाय पीने के लिए जैसे द्वारे आए, आ गया तुरंत। अब पता लगा आपके घर पे एक ही कप चाय बनी हो, तो वो आपके कुछ घर में मोहल्ले में होते नहीं है, उनका खाना नहीं पचेगा आपके घर बिना बैठे। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, अपने घर का जल्दी जल्दी काम निपटाया और तुम्हारे घर पे चली आई, अब वो तुम्हारा खाना पीना सोना सब हराम कर दी। भाई दूसरे फैमिली का कोई बंदा आ जाएगा तुम्हारे घर, तो आप उस हिसाब से थोड़ी ना रह पाओगे जिस हिसाब से रहते हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। पता लगा 11:30 आपका खाने का टाइम है, उस बंदे को पता चल गया एक दिन की 11:30 है, अब वो बंदा खाना ही नहीं बनाया अपने घर पे, 10:30 तुम्हारे यहाँ हाजिरी दे दिया। बातें का व्यापार चल रहा है, हावड़ा ब्रिज पार हो गया, आने वाला उड़ीसा चालू है, अब भगा तो सकते नहीं भैया, अब क्या करोगे? लो बहिना तुम भी खा लो एक दिन खिला दिए, तुरई का स्वाद जम गया, बस अब रोज तुम्हारे घर आना, अब कहीं लूडो खेलना, कहीं कुछ खेलना। गांव में ऐसी हरकतें चलती नहीं रहती हैं। फिर एक दिन उसका हस्बैंड तिरछी निगाहों से देखता है, अगर देखने वाला होगा तो अगर देखने वाला होगा तो, नहीं तो नहीं देखता है तो यहाँ हमने प्रेडेटर की बात कर ली, पैरासाइट की बात कर ली। पैरासिटोइड भी एक प्रकार का पैरासाइट ही होता है। इसका एक पक्ष पैरासाइट होता है, ये स्वयं पैरासाइट होता है, इसी को प्रेडेटर बोलते, पैरासिटोइड बोल देते हैं। जैसे कई सारे पैरासिटोइड आपने देखा होगा, जैसे हम इग पैरासिटोइड की बात करते हैं, इग पैरासिटोइड। एक हम नाम ले लेते हैं ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस, ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस। ये किसमें काम करता है? सुगरकेन बोरर को मारने में काम करता है। एक दिन हमने थ्योरी में पढ़ाया था ना आपको, ट्रोकोकार्ड वगैरह, बस वही समझ लो, सुगरकेन बोरर। सुगरकेन बोरर हमने बताया था, स्टाल्क बोरर, टॉप बोरर,
इनको मारने के लिए हम ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस नाम का एक एग पैरासिटोइड प्रयोग करते हैं, मतलब इसके अंडे प्रयोग कर लेते हैं। अंडे को खाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा और वो लुढ़क के कहीं मर जाएगा। तो यहाँ पर हम लेडी बर्ड बीटल की बात कर रहे थे, तो पैरासाइट प्रेडेटर की भी चर्चा कर ली है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले एक पॉइंट पर। चावल टुंगरू रोग का वाहक है, मतलब राइस का जो टुंगरू रोग है, टुंगरू रोग है उसका वाहक कौन है? तो टुंगरू रोग का वाहक है ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, एफिड या आपका पेडी स्टेम बोरर। तो कौन सा वाहक होगा टुंगरू रोग का? ग्रीन लीफ हॉपर, मतलब हरा फुदका। इसको क्या बोलेंगे? हरा फुदका। हरा फुदका बहुत छोटा सा होता है, इधर उधर फुदकता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हरा फुदका। नाम क्या होता है? निफोटेटिस नाइग्रोपिक्टस या निफोटेटिस वायरेसेंस, इसका ये नाम होता है। तो अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लो निफोटेटिस, निफोटेटिस नाइग्रोपिक्टस, नाइग्रोपिक्टस ये इसका नाम होता है, या वायरेसेंस करके लिखा होगा, दोनों नाम हो जाते हैं। उसके बाद है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका नाम होता है नील पारवाटा लुगेंस, नील पारवाटा लुगेंस, नील पारवाटा लुगेंस इसका क्या होता है? नाम होता है। उसके बाद पेडी स्टेम बोरर, जिसको बोलते हैं एलो स्टेम बोरर, क्या बोलते हैं इसको? एलो स्टेम बोरर भी कहते हैं, एलो स्टेम बोरर, मतलब तना में छेद करके खा जाएगा। इसका नाम क्या होगा? सर्कोफेगा इंसर्टुलस, सर्कोफेगा इंसर्टुलस इसका नाम होता है। इंसर्टुलस ये एक प्रकार का सिम्टम देता है, लक्षण बहुत अच्छा इसका लक्षण एक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? डेड हर्ट एंड व्हाइट ईयर, डेड हर्ट एंड व्हाइट ईयर। ईयर का मतलब कान नहीं, बाली, बाली वो नहीं जो कान में पहनी जाती हैं, दाना जिन पे लगता है उसको क्या बोलते हैं? बाली। ठीक, उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? ग्रीन लीफ हॉपर। तो यहां से हमने निकाल के रख दिया कि टुंगरू रोग का जो वाहक होगा कौन होगा? ग्रीन लीफ हॉपर या हरा फुदका। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़े सिंपल और मतलब मीडियम और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हैं, तो हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंथेरिया माइलिटा द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? तो एंथेरिया माइलिटा, इससे जो उत्पादन होता होगा रेशम का, वो कौन सा रेशम कहलाएगा? तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सेरीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? सेरीकल्चर। तो क्या होगा? रेशम उत्पादन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। रेशम पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मोरिकल्चर, ये क्या होगा? सहतूत पालन क्या कहलाएगा? मोरिकल्चर। सहतूत की खेती क्या कहलाएगा? मोरिकल्चर कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एंथेरिया माइलिटा। एक होता है टसर रेशम, टसर रेशम का नाम क्या होता है? एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा। टसर रेशम किस पर पाला जाता है? टसर रेशम जो होता है असन और अर्जुन, दो पौधे होते हैं जिनका नाम है, एक का असन और अर्जुन। यहां से प्रश्न आएगा, असन और अर्जुन, इनके पेड़ पर इसको पाला जाता है। ठीक है, किसके? असन और अर्जुन के पेड़ पर पाला जाता है। उसके बाद इरी रेशम, इरी रेशम का नाम क्या होता है? फाइलोसेमिया, फाइलोसेमिया राइसिन, फाइलोसेमिया राइसिन। अब ये किस पर पाया जाता है? ये अरंडी पर। इरी रेशम किस पर पाया जाएगा? अरंडी पर, ध्यान देना।
उसके बाद है अहिमा सिल्क, ये अहिमा सिल्क है, नॉर्मल रेशम होता है। लास्ट है मूंगा सिल्क। तो मूंगा सिल्क, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंथेरिया आसामेंसिस, आसामेंसिस। ये किस पर होगा? तो सॉल पर होगा। सॉल जो पेड़ है उस पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक सहतूत रेशम होता है जिसका नाम क्या होता है? आपका मोरा सलवा। ठीक है। तो अब हम देखें कि इस प्रकार के रेशम, मोस्टली 4 प्रकार का रेशम हमको पढ़ने को मिलता है। टसर रेशम, या जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल टसर। ठीक है। दूसरा इरी रेशम, तीसरा ये अहिमा सिल्क, और चौथा मूंगा सिल्क। अब उत्तर प्रश्न कैसे आएगा कि सिल्क क्या होता है? रेशम। जो रेशम होता है वो कहां से मिलता है हमको? कोकून से। रेशम हमको कहां से मिलता है? कोकून से, प्यूपा से मिलता है। कहां से मिलता है? प्यूपा से मिलता है। अब रेशम में कौन कौन सी प्रोटीन होगी? जो ये रेशम मिलता है हमको, इसमें कौन सी प्रोटीन होगी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो प्रोटीन इसका नाम है आपका जो सेरिन प्रोटीन होती है। कौन सी? सेरिन प्रोटीन होती है। और दूसरी फाइब्रिन प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रोटीन पूछी गई। एक तो आपकी प्रोटीन होगी सेरिन और दूसरी फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। ठीक है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उसके बाद पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? अगर हम रेशम का उत्पादन देखें तो रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होगा? चीन। चीन की महारानी थी जिन्होंने सबसे पहले रेशमी साड़ी भी पहनी थी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? भारत आ जाएगा। और भारत के अंदर रेशम सबसे ज्यादा कहां होता है? तो ध्यान देना, भारत में कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा रेशम कहां होगा? तो कर्नाटक में रेशम पैदा होता है। और विशेष रूप से एक और अच्छी बात रेशम के बारे में हम आपको बताएंगे, मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। ठीक। और भारत के अंदर, पूरे भारत का 90% मूंगा रेशम असम पैदा करता है। ठीक है। कौन? असम। ये गोल्डन येलो कलर का होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम भी बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए 2-3 पॉइंट लिख लो। मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? तो असम में होगा। ये मूंगा रेशम है, इसका उत्पादन की अगर बात कर लें तो कहां होगा? असम में होगा। पूरे भारत का 90% असम में उत्पादन होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम बोलते हैं। प्राइड ऑफ असम बोलते हैं इसको। किसको? मूंगा रेशम को। ध्यान देना। ठीक है। गोल्डन येलो रंग का होता है मूंगा रेशम। और इंडिया सबसे ज्यादा पूरे विश्व में मूंगा रेशम के उत्पादन में नंबर 1 है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका उत्तर पूछ रहा है ना, माइलिटा टसर रेशम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, पौध संरक्षण, संगरोध एवं संग्रहण निदेशालय कहाँ है? डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा। कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा। वही है डीपीपीक्यू वाला। ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कब बना, इसका निर्माण कब किया गया, ये क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है। कि ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की जो गठन है वो कब किया गया। अगला बढ़ते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना। टिड्डी की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? लोकस्ट। क्या बोलते हैं? लोकस्ट। इसका नाम क्या होता है? सिस्टोसर्गा ग्रेगेरिया। सिस्टोसर्गा ग्रेगेरिया, ग्रेगेरिया, ये टिड्डी का नाम होता है। टिड्डी का फैमिली क्या होता है? एक्रीडिडी, एक्रीडिडी।
और टिड्डी का जो ऑर्डर होता है, गण होता है, वो कौन सा है? आर्थोप्टेरा। ये टिड्डी का गण। टिड्डी भारत में कहां से आती है? पाकिस्तान से। टिड्डी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल पेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल पेस्ट बोलते हैं इसको। किसको? टिड्डी को। इसके निवारण के लिए 1939 में लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कहां? ये लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर। जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान। मारवाड़ की रियासत रहा है जोधपुर, राजा मालदेव की नगरी। ठीक है, इसको ब्लू सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं हम लोग। तो लोकस्ट टिड्डी कहां से भारत में आती है? पाकिस्तान से भारत के अंदर एंट्री करती है। हमारा वेद कहता है कि टिड्डियों का प्रकोप बहुत समय से भारत में आता रहा। कौन सा वेद? अथर्ववेद। टिड्डी का फसलों पर आक्रमण, इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। तो लिख लेंगे, टिड्डी द्वारा फसलों पर आक्रमण टिड्डी द्वारा फसलों पर आक्रमण का उल्लेख कहां मिलता है? हमारा अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद, ठीक है। अंतिम वेद है हमारे वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में क्या है? गाना, संगीत। यजुर्वेद में जादू टोना। ठीक है, जादू टोना वाला किस्सा सुने होंगे। जैसे एक बार वो एक वीडियो में बोलता है, एक हस्बैंड होता है, अपनी बीवी से थोड़ा परेशान रहता है, उसकी बीवी काम वाम ज्यादा करवाती है, तो वो लगाता है एक बाबा जी का नंबर बस में लिखा रहता है कि पत्नी को बस में करें, पत्नी से मनचाहा कार्य करवाएं। अब वो लगा देता है, डायल करता है भैया, रिंग जाती है, फोन बजता है, बाबा जी की बीवी होती है पत्नी। बाबा जी की पत्नी फोन उठाती हैं, तो वो कहता है बाबा जी कहाँ हैं? तो वो कहते हैं बाबा जी कपड़े साफ कर रहे हैं। तुरंत फोन काट देता है, कहता है डॉक्टर ही बीमार है तो वो क्या सुधारेगा हमको। तो आप जाते हो कि बस वस पे लिखा नहीं रहता है, बसीकरण, मन चाहा प्यार, किसी को मन में बस में करना, सौतन से छुटकारा, निसंतान को संतान, इतने सारे इलाज नहीं लिखे रहते। पढ़ते हो कभी? मैं पढ़ता हूँ एक एक लाइन तो बहुत हंसी आती है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सफेद लट के नियंत्रण के लिए कौन सी फंगस मतलब फफूंद का उपयोग किया जाता है? सफेद लट, क्या नाम है भैया इसका? व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब। अब व्हाइट ग्रब नाम है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होलोट्राइका कंसनगुनिया। होलोट्राइका कंसनगुनिया, कितना प्यारा सा नाम है देखो, कंसनगुनिया। इतना प्यारा सा नाम है, रानी मुखर्जी भी सुन के शर्मा जाए। तो क्या नाम लिख दिया हमने? होलोट्राइका कंसनगुनिया। ग्रब है तो भैया कौन से गण में आएगा? कोलियोप्टेरा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कोलियोप्टेरा में आ जाएगा। तो ऑर्डर कौन सा हो गया इसका? कोलियोप्टेरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कोलियोप्टेरा। अब व्हाइट ग्रब जो होता है इसका कोलियोप्टेरा में आता है, तो डैमेजिंग स्टेज क्या होती है? लार्वा। कौन सी स्टेज होती है? लार्वा। लार्वा कैसा होता है? सी टाइप लार्वा होता है। कैसा? सी के आकार का लार्वा होता है। और कहां मिलता है आपको? मिट्टी में। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। तो लार्वा इसका कहां मिलेगा? बलुई मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। किसका? व्हाइट ग्रब का लार्वा बलुई मिट्टी में देखने को मिलेगा। इसको मारने के लिए हम कौन सा फंगस प्रयोग करते हैं? फ्यूजेरियम, ब्यूवेरिया वैसियाना, ए और बी। तो ए और बी दोनों प्रकार के फंगस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए और बी दोनों प्रकार के फंगस का प्रयोग करते हैं, फ्यूजेरियम और ब्यूवेरिया वैसियाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और फंगस होता है हमारा जो प्रयोग करते हैं हम लोग किसके मारने के लिए? कीटों को मारने के लिए। तो एक फंगस है जिसका प्रयोग करते हैं, मेटाराइजियम एनिसोपोली। मेटाराइजियम एनिसोली।
एनिसोली, ये क्या है? फंगस है। और ये किसको नियंत्रित करता है? किसको खाता है? तो ये जो नियंत्रित करता है, कोकोनट में एक कीट लगता है जिसका नाम है राइनोसिरस बीटल। ये क्या करता है? राइनोसिरस बीटल को खा जाता है। ओरिक्टस राइनोसिरस जिसका नाम होता है राइनोसिरस बीटस बीटल, राइनोसिरस बीटल ये कीट का नाम है और इसका नाम होता है ओरिक्टस राइनोसिरस। इस कीट को मारने के लिए हम कौन सा कवक प्रयोग करते हैं? मेटाराइजम एनिसोपोली। इस कवक का प्रयोग कर लेते हैं और इस कीड़े को भगा देते हैं। तो ये कवक किस रूप में प्रयोग होगा? बायोपेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग होगा। किसके रूप में? बायोपेस्टिसाइड। समझ में आ गया? क्लास को जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहेंगे। हमको पता है बोरियत महसूस होगी तुमको क्लास में, क्योंकि विषय ही ऐसा है। और बहुत ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने कठिन कठिन काम करके बैठे हैं। तो ये कौन सा काम है? सही कह रहे हैं कि नहीं? जिंदगी में ठान लो कि ये काम हमको करना है। कितनी बार तुम लोग 9th हाई स्कूल में कोचिंग का टाइम बदल लिए होगे किसी दूसरे के चक्कर में। पता लगा अपनी कोचिंग करके निकले 9 बजे, अच्छा 10 बजे से उसकी कोचिंग है, चलो 10 बजे से कोचिंग कर लेते हैं। नहीं किए होगे? पता नहीं कितनी बार साइकिल की जबरदस्ती चैन उतार के चढ़ाए होगे आगे निकल आने पर। नहीं किए होगे? घरों में छत पे चढ़ के चाय पीना टाइम टू टाइम। अरे इतने खतरनाक खतरनाक काम जब कर बैठे हो तो इनको याद करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है, बताओ। दिल में एक बार ठान लो कि हमको इन कीटों को मारना है, बस आप पढ़ने लगोगे। देखो एक एक बात बहुत अच्छी है, किसी ने कहा है कि एक मूवी है या कुछ ऐसा है, उसमें कहा गया है कि नहीं लेसन ही है, 12th क्लास में एक लेसन है इंग्लिश में। उस लेसन का मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले, हमारे में इंग्लिश था ही नहीं 12th में। हम कभी मन होता है तो पढ़ लेते हैं किताबें। तो उसमें लिखा है राइटर ने कि भूलते हम वही हैं जिसको हम याद करना नहीं चाहते। ठीक है? उसमें बाकायदा लिखा हुआ है 12th की इंग्लिश में, आप देखना जाके, कि जिसको हम याद करना चाहें उसको कभी नहीं भूलते हैं। इसमें कोई बैठा हो जो 12th इंग्लिश किया हो तो उसको पता होगा। है ऐसा कि नहीं? ठीक। तो अगर हम जिसको चाहें याद करने के लिए तो वो नहीं भूलेंगे कभी। अगला देखते हैं कतरा। कहता है कतरा कतरा धुल गया तेरी यादों में आंसुओं का सैलाब बह गया। तो कतरा की यहां पर बात आती है रेड हेरी कैटरपिलर। क्या नाम है? रेड हेरी कैटरपिलर। इसको कैसे याद करोगे? तुम्हारे गांव में 2-3 मुर्गे जरूर होंगे जो बड़े बड़े बाल ऊपर की ओर खड़े करिए होंगे उनका। किसी के लाल बाल होंगे तो किसी के पीले, एक दो जरूर होंगे मुर्गे, आजकल के ट्रेंड चला हुआ है। तो जब भी कभी वो मुर्गा दिखे आप उसको याद कर लेना, रेड हेरी कैटरपिलर है ये। ठीक है? अब तुरंत जैसे ही वो दिखे उसका नाम याद कर लेना। क्या नाम होता है? अमसेक्टा मोरी। तो जो रेड हेरी कैटरपिलर आपको कहीं भी दिख जाए, लाल बाल वाला आदमी कहीं भी दिखे, आप समझ लेना ये रेड हेरी कैटरपिलर जा रहा है। और उसके उसी पे चिपका दो या उसके मुंह पे ही बोल दो अमसेक्टा मोरी क्या हाल चाल है, वो क्या जाने। जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, क्योंकि हम अपना रिवीजन भी कर लेंगे और उसको हंसी भी आएगी। नहीं आएगी? हाँ। तो जो तुमको दिखे अभी जाना वहां। एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। जैसे एग्रोटिस इप्सिलोन है, ये क्या है? ये कटवर्म है कीट का। कटवर्म है किसका? ग्राम का। ये रात में भैया आक्रमण करता है। किस में आक्रमण करता है? रात के समय आक्रमण करता है। ट्रोगोडर्मा ग्रेरेनियम अभी हमने बताया क्या है? खपरा बीटल, तुरंत बता दिया थोड़ी देर पहले। हेलिकोबर्पा आर्मिगेरा, ये क्या है? ग्राम पोर्ट बोरर है। ग्राम पोर्ट बोरर। फली छेदक किसका? चने का। इसका एक अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, उस पर विस्तार पूर्वक अपनी चर्चा होगी। ठीक है? तो अभी आप इसको इतना निपटा लो, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस कीट से बचाव के लिए फल को पॉलिथीन से ढका जाता है? याद करो 2 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन बताया। ठीक है? क्या बताया? अनार बटरफ्लाई। लिख लो, अनार बटरफ्लाई। अगर ये कीट लग जाए तो ये मान के चलो इस फल को हम क्या करेंगे? पॉलीथीन से, बैग्स से, प्लास्टिक से हम इसको ढक देंगे। अनार बटरफ्लाई का नाम क्या होता है भैया? बता सकता है कोई?
हाँ, आइसोक्रोटस तो भैया स्पेसीज है, जीनस बताओ। विराकोला आइसोक्रेटस, लिख लीजिएगा, विराकोला आइसोक्रेटस। उसको शाबाशी थोड़ा धीरे से दीजिए, नहीं तो वो शाबाशी बाद में उसको बहुत मिलेगी। तो इसका नाम क्या लिख दिया, विराकोला आइसोक्रेटस। तो अनार की बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को हम कहाँ डाल देंगे, लेपिडोप्टेरा में। तो अगर गण की बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा वाला जो भैया इंसान होगा, प्राणी होगा, उसका खतरनाक फेज क्या होगा, लार्वा। लार्वा होगा खतरनाक फेज, और लार्वा को ही क्या कहते हैं हम, कैटरपिलर। कैटरपिलर, और कैटरपिलर ना लिखा होगा तो कहीं ना कहीं इसको इल्ली लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इल्ली लिखा होगा। ये भी नहीं लिखा होगा तो सूंडी लिखा होगा। इसमें से तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा मामला। ठीक, तो ये सब याद कर लो। तो अनार, बटरफ्लाई और बाकी ये सब सारी चीजें नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन की कमी के प्रति संवेदनशील कीट कौन सा है। तो ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो कौन सा कीट दम तोड़ देगा, खपरा बीटल तोड़ देगा दम। अभी खपरा बीटल के बारे में पूरा इतिहास बता दिए हम। तो यहां पर बस खपरा बीटल जान लेना कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ये नहीं रह पाएगा। बाकी ये ज्यादा टेम्परेचर पे रह लेता है, ह्यूमिडिटी भी इसको प्रभावित करती है। अगर ह्यूमिडिटी कम पड़ जाएगी तो इसके लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का अंतिम और सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एनपीवी। अब एनपीवी क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। एक दिन हमने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला और एक लड़का हमारे पास लेके आ गया, कह रहा सर चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। उसने बहुत गौर से नहीं देखा था उन ऑप्शन को, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक था उनमें, थोड़ा थोड़ा सा मतलब अलग था। ठीक है, मगर लग एक जैसे रहे थे। तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो जो बच्चे टेलीग्राम से अभी भी जुड़े नहीं हैं तुरंत जुड़ लें, क्योंकि 900 से ज्यादा क्वेश्चन डाल चुके हैं हम। कैसे जुड़ोगे तुम लोग, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और वहां पर वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी नाम का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहां से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कौन सा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। वहां एप्लीकेशन में जाओ, क्विक लिंक पे, क्विक लिंक पे आपको सब सोशल मीडिया अकाउंट हमारे मिल जाएंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओगे, आप हमारे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ोगे, आप हमारे यूट्यूब से भी जुड़ोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओगे, और अगर यूट्यूब से जुड़ोगे आप डिस्क्रिप्शन से तो हमारे लिंक्डइन अकाउंट से भी आप जुड़ जाओगे। ठीक है, जो कि बहुत कम ही लोग चलाते होंगे, आप लोग ज़्यादा लोग नहीं चलाते होंगे, तो आप हर जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनपीवी का मतलब न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। आगे भी एक और लिखना था इसमें, वायरस। तो ये मामला हुआ, ये वायरस है, इसका प्रयोग करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। इस वायरस का प्रयोग करेंगे कीड़ों को मारने के लिए। कौन सा वायरस किसको मारेगा, तो ये लेपिडोप्टेरा कीट को मारेगा। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा गण के कीट किसको मारेगा, लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को ये मारेगा। तो गंदी बग, ये हेमिप्टेरा का है, मतलब खत्म मामला। एफिड, ये भी किसका है, हेमिप्टेरा का है। पायरिल्ला परप्यूसिल्ला, ये भी किसका है, हेमिप्टेरा का है। तो पायरिल्ला परप्यूसिल्ला, इसको मारने के लिए इसका जो नियंत्रण करते हैं, किससे करते हैं, इपीरिकैनिया मेलेनोल्यूका एक कीट होता है, उसी को मारने के लिए, कीट को मारने के लिए कीट ही प्रयोग करते हैं। उस कीट का नाम क्या है, इपीरिकैनिया, इपीरिकैनिया मेलेनोल्यूका। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेलेनोल्यूका, इसको नोट कर लेना, इपीरिकैनिया मेलेनोल्यूका। कभी भी पूछा जाए सुगर केन लीफ हॉपर, सुगर केन पायरिल्ला, इसको मारने के लिए कौन सा कीड़ा प्रयोग करते हैं, इपीरिकैनिया मेलेनोल्यूका। अब बचा क्या हमारे पास, ग्राम पोर्ट बोरर, इसी को मार देंगे। तो एनपीबी जो है वो किस में प्रयोग करते हैं, ग्राम पोर्ट बोरर में प्रयोग करते हैं। एनपीबी जो है मार्केट में लेने जाओगे तो ये इल्कार नाम से आपको मिलेगा।
तो इसके ट्रेड नेम की अगर हम बात करेंगे तो इल्कार के नाम से ये मार्केट में मिलेगा आपको, और इसका प्रयोग हम किसको मारने में करेंगे, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का ग्राम पोर्ट बोरर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना होता तो यहाँ पर अमेरिकन बॉलवर्म वगैरह होता। ठीक है, लेपिडोप्टेरा का कोई भी कीट होता वो एनपीबी उसको सफाया कर देता। तो एनपीबी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा, ये मान के चलना। एनपीबी एक क्वेश्चन जरूर दे देता, कहीं ना कहीं से ठोक के निकाल ही देगा। ये ग्राम पोर्ट बोरर इतना खतरनाक मामला है इसका कि एंटोमोलॉजी की बात हो और इसकी बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पेपर उठा के देखो, हर तीसरा चौथा पेपर आपको इस वाले कीड़े से लिप्त मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली क्लास थी, इसके हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ऐसे ही दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन का एनालिसिस होगा। तो जो बच्चे इस क्लास को देखे हैं वो अंत तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने स्टेटस पे इस क्लास की लिंक वगैरह लगा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े। और अभी तक जो बच्चे बैच नहीं लिए हैं तो वो बच्चे बैच कैसे ले सकते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। अब बच्चे बहुत कहेंगे सर हमारे पास तो आईफोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हम कैसे करें। तो आप यूट्यूब पे सीधा जाओ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। एक ही चैनल आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, दूसरा कोई वाईडी के नाम से नहीं मिलेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमको ये बताने नहीं पड़ेगा कि मार्केट में इसके डुप्लीकेट वर्जन भी चल रहे हैं। कहने का मतलब आप डालोगे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, ऊपर बिल्कुल दिख जाएगा आपको एकदम गोल सा, ये आपको बैकग्राउंड पे इसका लोगो लगा हुआ है, यही लोगो आपको ऐप पे मिलेगा। इसको डाउनलोड करने के बाद वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाके कल्याण बैच के नाम से आपको मिलेगा, और महज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम जियो के रिचार्ज से भी कम फीस में आपको ये बैच मिल रहा है 249 रुपये में। इतनी कम फीस में आपको विधिवत तरीके से पूरा एजीटीए का, जिसमें हम आपको एग्रीकल्चर, कंप्यूटर प्लस उत्तर प्रदेश स्पेशल तीनों की क्लासेस देने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, हर क्लास में बधाई देता रहता हूँ कि तुमको ये विषय जल्दी आ जाए, क्योंकि हमको दोबारा इस पर मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि तुमको ये विषय तुम्हारे दिमाग में सीधा ट्रांसफर हो जाए। ठीक है।